नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 30 अक्टूबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर चलने से पहले हम कल अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो कल जो अंत में पूछा गया प्रश्न था वो ये था कि उत्तर प्रदेश में जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इसका आंसर महाराजगंज है। जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में महाराजगंज आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय और कनाडाई शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के प्रमाण प्राप्त किए हैं। ऑप्शन है हमारे पास मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभी प्राचीन सभ्यताएं हैं और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में भारतीय और कनाडाई शोधकर्ताओं की एक टीम को दूध उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं और ये ऐसा प्राप्त होने वाला किसी प्राचीन सभ्यता में पहला प्रमाण है कि किसी प्राचीन सभ्यता में दूध का उत्पादन होता था। और ये कहाँ पाया गया है? ये गुजरात का एक ग्रामीण क्षेत्र है, कोटड़ा भादली। वहाँ पर पुरातात्विक स्थल है और वहाँ पर मिट्टी के जो बर्तन पाए गए उसमें डेयरी के लिपिड की उपस्थिति को देखा गया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा राज्य एमएसपी तय करने वाला सब्जियों के लिए पहला राज्य बना? सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य बना। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा केरला। केरला जो है 16 कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला भारतीय राज्य बना, जिसमें से एक सब्जी भी है। और अगर देखें तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? पिनराई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। तो चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा भारत में बिजली की पहुंच और बेंचमार्किंग वितरण उपयोगिताएं रिपोर्ट जारी की गई? किसके द्वारा भारत में बिजली की पहुंच और बेंचमार्किंग वितरण उपयोगिताएं रिपोर्ट जारी की गई? ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शन है हमारे पास नीति आयोग, ऊर्जा विभाग, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका नीति आयोग। नीति आयोग ने लोगों की बिजली तक पहुंच को लेकर और उसके वितरण को लेकर, बिजली के वितरण को लेकर, उसकी उपयोगिताओं को लेकर ये रिपोर्ट जारी किया है। किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। और नीति आयोग की स्थापना अगर हम देखें तो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में की गई थी। केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना एक संकल्प पारित करके किया था। अतः ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, जबकि योजना आयोग का एक संवैधानिक स्वरूप था, एक संवैधानिक संस्था थी। इसके अलावा नीति आयोग के अध्यक्ष पद पर हमेशा भारत के प्रधानमंत्री ही आसीन होते हैं और वर्तमान इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार के कृषि बिलों के संबंध में किस राज्य ने एक संशोधन विधेयक को पारित किया है? किस राज्य ने एक संशोधन विधेयक को पारित किया? ऑप्शन है हमारे पास पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है और ये केंद्र सरकार के कृषि उपज को लेकर उसके विपरीत लाया गया एक बिल है। और सरकार ने घोषणा की है कि पूरा राज्य कृषि उपज बेचने के लिए एक बाजार के रूप में कार्य करेगा और ये निर्णय केंद्र के कृषि कानूनों को नकारने के लिए किया गया है, जिसने निजी क्षेत्र को सीधे किसानों से उपज खरीदने की अनुमति दी थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, फेनी पुल किन दो देशों के बीच निर्मित हो रहा है? फेनी पुल, कौन सा पुल? फेनी पुल। ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार। तो इसका आंसर होगा भारत बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है फेनी और ये बांग्लादेश के रामगढ़ और भारत के सबरूप को जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि इस पुल का निर्माण दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा और ये पुल फेनी नदी पर बनाया जाएगा और ये त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। ये नदी फेनी नदी दक्षिण त्रिपुरा से निकल के बांग्लादेश में आती है और वहाँ पर ये नदी का निर्माण होगा। इस पुल की आधिकारिक आधारशिला जो रखी गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा जून 2015 में रखी गई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किस एकेडमी ने वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा
की है? किस एकेडमी ने ये पुरस्कार देने की घोषणा की है? किसे? डॉक्टर सतीश मिश्रा को। ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय संगीत अकेडमी, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकेडमी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक अकेडमी, राष्ट्रीय शिक्षा अकेडमी। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकेडमी। ये पुरस्कार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकेडमी ने हाल ही में CSIR SDRI लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए किए गए शोध पर यह अवार्ड देने की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा टेलीमेडिसिन ई-संजीवनी योजना को शुरू किया गया? टेलीमेडिसिन ई-संजीवनी योजना को शुरू किया गया। ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो आंसर होगा इसका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेलीमेडिसिन ई-संजीवनी सेवा की शुरुआत की और इस सेवा के अंतर्गत टेलीफोन के माध्यम से 6 लाख परामर्श प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये कार्य डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम भी है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जो 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज़ के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। और इसके साथ ही इस योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूची, असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूची 2020 में भारत और को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन से 129, 120, 135, 140। तो इसका आंसर होगा 129। ये सूची ऑक्सफेम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई और इस सूची में भारत का स्थान 158 में से 158 में से 129 रहा, 129वां आया। और ये सूची जो है अमीरों और गरीबों के बीच जो असमानता है उसको कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए, क्या नीतियां लाई गई, उस आधार पर तैयार की जाती हैं। तो इसमें भारत की रैंकिंग 129वीं है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित 2020 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुज पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? किसे वर्ष 2020 का शास्त्र रामानुज पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शंस हैं हमारे पास प्रोफेसर एडम हॉपर, डॉक्टर साई एब्रा, P वेंकटेश, डॉक्टर जैक थॉर्ने। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर साई एब्रा। डॉक्टर साई एब्रा एक गणितज्ञ हैं और कुंभकोंडम को तमिलनाडु स्थित शास्त्र विद्यालय ने 2020 के प्रतिष्ठित रामानुज पुरस्कार की घोषणा की है और ये पुरस्कार डॉक्टर साई एब्रा को प्रदान किया जाएगा। प्रतिष्ठित गणितज्ञ हैं ये इनकी आयु 32 वर्ष है और ये पुरस्कार 32 वर्ष से कम है इनकी आयु, और ये पुरस्कार 32 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। और गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में ये पुरस्कार जो है 2005 में स्थापित किया गया था और यह पुरस्कार 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुज का जन्म दिवस है, उस दिन प्रदान किया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चित पुस्तक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बी श्रैंक द ड्रैगन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है विक्रम सेठ, राजनाथ सिंह, जनरल BP मलिक और प्रदीप गुहा। तो इसका आंसर होगा प्रदीप गुहा। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो प्रदीप गुहा हैं और यह पुस्तक जो है फिक्शनल है, जिसमें भारत की उत्तरी सीमाओं और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान के अवैध कब्जे के मुद्दे को उठाया गया है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। देख लेते हैं आज जो का हमारा अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि पोलियो का वायरस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, लीवर, हृदय। तो इसमें से आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, आपको कमेंट बॉक्स में एक इसका सही आंसर देना है। यहाँ तक वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।